साथियों नमस्कार। रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नैया डामाडोल है। हालांकि नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री बने हुए हैं फिलहाल, वो एनडीए गठबंधन की मदद से मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन समाचारों में बार बार खबर आती है कि नीतीश कुमार अब पलटी मारेंगे। कब पलटी मारेंगे? कई बार न्यूज एंकर कहते हैं अगले 48 घंटे बहुत भारी होंगे, उनमें बिहार में कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं या ये या वो, इस तरीके की खबरें आती हैं। लेकिन नीतीश कुमार एनडीए गठबंधन में शामिल होते हुए भी ये खबरें आ क्यों रही हैं? बार बार ये इस तरीके की खबरें आने का कारण क्या है, इसका विश्लेषण करेंगे। और इसमें बड़ी अजीब सी चीजें मिलेंगी कि नीतीश कुमार को पलटूराम क्यों कहा जाता है, क्यों वो पलट जाते हैं, उनकी विचारधारा कौन सी है, किस विचारधारा को फॉलो करते हैं और किस तरीके से यह सब कुछ बर्दाश्त कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं, या असली तो कहेंगे कि मैनेज कर लेते हैं। लगभग 20 साल से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी और उधर आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन, दोनों अपनी अपनी तरफ नीतीश कुमार को खींच लेते हैं और नीतीश कुमार खींचे भी चले जाते हैं, और फिर भी वो मुख्यमंत्री लगातार बने हुए हैं। हालांकि नीतीश कुमार कई बार कसमें खाते हैं कि यह मेरी आखिरी गलती है और इसके बाद चाहे मैं मर जाऊं पर उस पार्टी में नहीं जाऊंगा, और फिर कुछ समय बाद में ये पता लगता है कि नीतीश कुमार उस पार्टी को छोड़ के दूसरे गठबंधन में चले गए। इसकी वजह क्या है, इसकी जांच पड़ताल करेंगे। नीतीश कुमार के जीवन के बारे में देखा जाए तो मार्च 1951 में जन्मे नीतीश कुमार छात्र राजनीति से ही उस समय जो 1976-77 में जो जयप्रकाश नारायण का आंदोलन जो चल रहा था, जो समाजवाद के नाम पर था, क्योंकि कांग्रेस मनुवादी पार्टी थी और वो मनुवाद को पोषित करती थी, उसके खिलाफ समाजवाद का नारा जेपी नारायण ने बुलंद किया था। समाजवाद का आंदोलन चल रहा था, उस समय नीतीश कुमार उसमें शामिल हुए, और उस समय सिर्फ नीतीश कुमार ही नहीं, नीतीश कुमार के साथ में लालू यादव, रामविलास पासवान आदि अन्य नेता काफी उसमें शामिल हुए थे। जो उस दौरान नीतीश कुमार ने 1977 में बिहार के हरनौत से विधानसभा सदस्य का चुनाव लड़ा और उसमें वो हार गए, और उसी समय लालू यादव ने लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ा और वो जीत गए। तो लालू यादव पहली बार में ही लोकसभा सदस्य बन गए थे, लेकिन नीतीश कुमार क्योंकि जूनियर थे लालू यादव के, और नीतीश कुमार भी अपने आप को लालू यादव का जूनियर मानते थे, 2 बार विधानसभा चुनाव हार के तीसरी बार 1985 में नीतीश कुमार विधानसभा सदस्य बन पाए। उसके बाद में वो ज्यादातर समय लालू यादव के साथ रहे, और जब उन्हें मौका मिला, हालांकि 1995 में वो जब लोकसभा सदस्य थे, पहली बार जीते थे, तो उन्होंने एनडीए गठबंधन जो आज का है, उस समय अटल बिहारी सरकार ज्वाइन कर ली थी। और सन 2000 में, उस समय जब वो कृषि मंत्री थे, तब उनको बिहार का मुख्यमंत्री बनाया, या मुख्यमंत्री की शपथ नीतीश कुमार ने पहली बार सन 2000 में ली, जो 7 दिन बाद में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। उस समय वो भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। इसलिए इस तरीके से देखा जा सकता है कि वो लालू यादव के साथ बढ़िया एडजस्ट थे बिहार की राजनीति में। उसके बाद में जैसे ही मौका मिला
वो लालू यादव को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और भारतीय जनता पार्टी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे। और उसी दौरान सन 2000 में उन्होंने बिहार में बहुमत न मिलने के बावजूद भी मुख्यमंत्री की शपथ ली, जो 7 दिन बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया क्योंकि उनके पास बहुमत नहीं था। इस तरीके से नीतीश कुमार को जहां मौका मिला बढ़ने का, उसी को अपनाया। विचारधारा या साथ उनसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कोई वास्ता नहीं रहा। इसको हम एक उदाहरण से और समझ सकते हैं। नीतीश कुमार पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री बिहार चले आ रहे हैं। 1998 में या 1997 में गोपालगंज के दलित डीएम जी कृष्णैया की हत्या उस समय कुछ लोगों ने कर दी, जिस समय वो पटना से अपनी सरकारी गाड़ी से वापस अपने दफ्तर गोपालगंज लौट रहे थे, तो रास्ते में भीड़ ने उनकी हत्या कर दी। और उस भीड़ का नेतृत्व बिहार का बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह कर रहा था और डीएम कृष्णैया को लाठी डंडे पत्थरों से कुचलकर मार दिया था। जब केस चला तो उसमें सेशन कोर्ट ने आनंद मोहन सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, लेकिन जब ऊपर की कोर्ट में यह मुकदमा गया तो आनंद मोहन सिंह की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया गया। जब वो आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे तो आजीवन कारावास का मतलब आजीवन कारावास, और वो भी सरकारी आदमी की हत्या में वो आजीवन कारावास ही होता है। जेल मैनुअल में भी यह नियम था कि अगर कोई हत्या की सजा पाए हुए आदमी जेल में अच्छा व्यवहार करता है तो उसको 14 साल की उम्र के बाद में अच्छे आचरण के लिए विचार किया जा सकता है। लेकिन अगर सरकारी आदमी की हत्या करके वह व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उस पर यह नियम लागू नहीं होता है, उसको आजीवन जेल में ही रहना होगा। लेकिन नीतीश कुमार ने सिर्फ अपनी राजनीति के लिए, क्योंकि उसको सवर्णों का वोट चाहिए, उसकी पार्टी को सवर्णों का समर्थन चाहिए, इसलिए सवर्णों का समर्थन पाने के लिए नीतीश कुमार ने दलित डीएम जी कृष्णैया की हत्या करने वाले आनंद मोहन सिंह और उसके अन्य 26 साथियों को जेल मैनुअल में बदलाव करके यह प्रावधान किया कि सरकारी आदमी की, सरकारी कर्मचारी या अफसरान की हत्या करने वाले व्यक्ति के लिए भी 14 साल की सजा काटने के बाद में उसको अच्छे आचरण के लिए रिहा करने पर विचार किया जा सकता है। ऐसा नियम नीतीश कुमार ने बनाया और आनंद मोहन सिंह व उनके 26 साथियों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया। तो इसमें नीतीश कुमार की विचारधारा को अच्छे ढंग से समझा जा सकता है कि आनंद मोहन सिंह जो सवर्ण वर्ग से आता है, उसने एक दलित और डीएम की हत्या की थी। उसके लिए भी नीतीश कुमार के दिल में हमदर्दी हो सकती है। तो नीतीश कुमार की विचारधारा को तो ऊपर वाले जाने। इसके अलावा नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के प्रति इतने अपराध हुए हैं और हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने उनकी रोकथाम के लिए कभी कोई ऐसा नियम नहीं बनाया
या कभी ऐसी कोई कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की जिससे कि ये चीजें रुके। जब किसी भी सरकार के लिए जरूरी होता है कि अगर देश में कोई घटना होती है तो उस घटना पर विचार किया जाता है और उस घटना की पुनरावृत्ति ना हो उसकी रोकथाम के लिए सरकार उचित उपाय करती है। लेकिन नीतीश कुमार ने दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों पर होने वाले अत्याचारों के लिए कभी कोई ऐसी स्कीम बनाने की कोशिश नहीं की जिससे कि ये अपराध रुक सके, ये भेदभाव रुक सके और कोई समुचित व्यवस्था या बराबरी की कोई व्यवस्था बन सके। तो नीतीश कुमार की विचारधारा का तो कहीं दूर दूर तक कोई मतलब नहीं बनता है। अगर समझ में आती है तो नीतीश कुमार के दिमाग में मनवादी विचारधारा का ही पता लगता है, क्योंकि उसने जहां भी फायदा पहुंचाने की कोशिश की, मनवादियों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की है। दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक या कहेंगे बहुजनों के लिए कभी भी नीतीश कुमार का कोई ऐसा काम किसी ने नहीं देखा कि नीतीश कुमार ने बहुजनों के लिए भी या बहुजनों का हित ध्यान में रखते हुए ये काम किया है। बिहार में अमीरी, गरीबी और ऊंच नीच का भेदभाव इतने ज्यादा स्तर पर है, लेकिन नीतीश कुमार आज तक कोई ऐसी कार्रवाई या ऐसी कोई स्कीम बनाने में असफल रहे हैं कि जिससे कि इन चीजों को मिटाया जा सके। इसलिए कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार अपने दिल से अगर विचारधारा पर चलते हैं तो मनवाद की विचारधारा है, लेकिन राजनीति करने के लिए उन्हें समाजवाद का चोला ओढ़ना पड़ता है। इस बात से भी समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार छात्र राजनीति से जेपी आंदोलन में आए थे। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में उस समय बड़ी लहर चली थी, लेकिन 1977 में वो पहली बार विधानसभा का चुनाव हार गए, 1980 में दोबारा विधानसभा का चुनाव हार गए और 1985 में वो तीसरी बार में विधानसभा चुनाव जीत पाए थे। उनके बारे में कहा जाता है कि 1980 में चुनाव हारने के बाद में उन्होंने मन बनाया था ठेकेदारी का काम करने का। उसके लिए उन्होंने कहा था कि क्योंकि शादी हुए और पढ़ाई छोड़े 7 साल हो चुके हैं और घर पर पैसे की तंगी है, तो उसके लिए कुछ तो काम किया जाए जिससे कि घर चल सके। इसका मतलब साफ था कि राजनीति उनके लिए घर चलाने का एक साधन है, नॉट कि उनकी विचारधारा। उस घर चलाने की के साधन के रूप में अगर वो 2 बार चुनाव जैसे हारे थे, अगर तीसरी बार भी चुनाव हार जाते तो इसकी पूरी पूरी संभावना थी कि राजनीति जाए भाड़ में। उन्हें ठेकेदार बनना था या कोई और काम करना था, क्योंकि राजनीति उनके दिलो दिमाग में बिल्कुल नहीं है और राजनीति का सहारा वो अपना घर चलाने के लिए उन्होंने लिया है। और राजनीति में आकर जैसे पद, प्रतिष्ठा और रौब मिलता है, उसकी पूर्ति के लिए उन्हें चाहे किसी से भी समझौता करना पड़े, वो करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसीलिए वो अब तक 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं, जो 20 बार में, वैसे 20 साल में चुनाव तो शायद 4 बार ही हुए होंगे, लेकिन या 5 बार हो गए होंगे, लेकिन 9 बार कैसे वो मुख्यमंत्री बने? बीच में इधर से दबाव पड़ा तो उधर ज्वाइन कर लिया और उधर से दबाव पड़ा तो उधर ज्वाइन कर लिया। इस तरीके से 9 बार वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और पलटू राम भी उनका नाम पड़ गया है। हालांकि विपक्ष के नेता जो उनके तेजस्वी यादव हैं, वो तो उन्हें पलटू चाचा कहते हैं। पलटू चाचा इसलिए कि वैसे आम जनता उनको पलटू राम कहती है, बार बार इधर उधर पलट जाते हैं। और क्योंकि वो लालू यादव के साथी रहे हैं तो इसलिए तेजस्वी यादव उनको पलटू चाचा कहते हैं।
तो इस तरीके से समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार की विचारधारा कोई नहीं है। अगर थोड़ी बहुत विचारधारा है दिमाग में तो वो सिर्फ मनुवाद है, और मनुवाद भी मुझे नहीं लगता कि मनुवाद भी उनके दिमाग में है। मनुवाद भी इसलिए समझ में आता है क्योंकि समाजवाद से तो उनका कहीं कोई दूर दूर तक भी नाता नहीं है, और क्योंकि राजनीति में उन्हें फायदा मिलना है, फायदा लेना है, और मनुवाद का बोलवाला देश में है ही, तो इसलिए उनकी हरकतें मनुवादियों की हैं। बाकी मुझे नहीं लगता उनकी अपनी कोई विचारधारा है भी। सिर्फ समय के अनुसार जहां से उन्हें फायदा मिलता दिखाई दिया उसी तरफ वो मुड़ते चले गए और राजनीति करते रहे, और अब लगातार 20 साल तक मुख्यमंत्री बनते रहे। एक बात सोचिए कि नीतीश कुमार जनता दल यू के नेता हैं, और जनता दल यू को माना जाता है कि बिहार में कुर्मियों के साथ में मुस्लिमों का भी वोट बड़ी तादाद में मिलता है। मुस्लिमों का वोट लेने वाले दल ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी से परहेज करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार को कोई परहेज नहीं है। और सिर्फ बीजेपी के साथ सरकार चलाने में नीतीश को परहेज ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब मुस्लिमों के खिलाफ माने जाने वाला बिल, वक्फ बोर्ड बिल को संसद में लाती है तो नीतीश कुमार उसका समर्थन भी करते हैं। इसका मतलब क्या है कि नीतीश कुमार को राजनीति करनी है, सरकार में ज्यादा से ज्यादा समय तक बने रहना है, मुख्यमंत्री रहना है। उसके लिए उन्हें कोई विचारधारा त्यागनी पड़े, किसी का भी समर्थन करना पड़े, वो करेंगे, लेकिन उन्हें सिर्फ मुख्यमंत्री बने रहना है। पार्टी टूट जाए तो टूट जाए, मुस्लिम रूठ जाए तो रूठ जाए, लेकिन जैसा कि भारतीय जनता पार्टी का फिलहाल देश में बोलबाला है, वो कहीं से भी चुनाव जीत लेते हैं, तो इसलिए नीतीश कुमार को इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं समझ में आई कि अगर नीतीश कुमार को मुस्लिमों का वोट नहीं मिलेगा तो नीतीश कुमार की राजनीति चलेगी कहां से? अकेले कुर्मियों से तो चलने से रही। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार ने वक्फ बोर्ड बिल पर भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, और अब विधानसभा चुनावों में लगातार चर्चाएं चल रही हैं। नीतीश कुमार का ये होगा, नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन को सपोर्ट करने वाले हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी को सपोर्ट कर सकते हैं, जबकि वो अभी एनडीए गठबंधन में है। तो नीतीश कुमार इस मामले में बड़े अजूबा शख्स हैं, समाजवाद को भी बढ़िया ढंग से ओढ़ लेते हैं और मनवाद के साथ तो तकरीबन रहते ही। इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।